हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक खुशखबरी। जी हाँ, सीबीएसई ने आखिर में वह फॉर्मूला बता ही दिया जिसके आधार पर क्लास 12th का रिजल्ट बनने जा रहा है। तो क्या वाकई में इस फॉर्मूला से सभी स्टूडेंट्स खुश होंगे? मेरे ख्याल से तो वैसे स्टूडेंट्स बिल्कुल खुश नहीं होंगे जो यह सोचकर क्लास 11 में पढ़ाई किए थे कि छोड़ो यार, अभी अभी तो क्लास 11 में आए हैं, क्लास 10 में तो पढ़ाई किए ही थे, इतनी सारी मेहनत किए थे, अभी थोड़ा क्लास 11 में मौज मस्ती कर लेते हैं। और इस वजह से उनका परफॉर्मेंस क्लास 11 में डाउन हो जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसका परफॉर्मेंस क्लास 10 में बहुत अच्छा होता है, क्लास 11 में आते हैं उनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। तो इसका वजह भी है। इसका वजह यह है कि क्लास 11 का जो मार्क्स है उसको कहीं भी वेटेज नहीं मिलता था, न ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वेटेज दिया जाता है और न ही किसी जॉब्स में इसको वेटेज मिलता है। तो ये सोचते हैं कि चलो क्लास 11 जैसे तैसे पास कर लेते हैं, क्लास 12th में फिर से अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छा मार्क्स उठा लेंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो क्लास 10 और 12 पे वो ज़्यादा फोकस करते थे, क्लास 11 में कम फोकस करते थे। इस वजह से क्लास 11 में उनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता था। और इस बार क्या हो रहा है कि क्लास 11 का 30% वेटेज क्लास 12th का जो रिजल्ट प्रिपेयर हो रहा है उसमें दिया जा रहा है। तो वैसे स्टूडेंट्स को लगने वाला है एक जोरदार झटका, जो यह सोचकर पढ़े थे कि क्लास 11 का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और हम क्लास 12th में रिजल्ट अपना परफॉर्मेंस सुधार लेंगे, तो वे अब अपना माथा पीटेंगे। तो अब माथा पीटने से कुछ नहीं होगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे सीबीएसई ने ये फॉर्मूला बहुत ही सोच समझकर बनाया है। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फायदा होगा और जिसको लगेगा कि फ़ायदा नहीं है या जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि वो फिर से ऑफलाइन एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि जब ये कोरोना काल या कोरोना का असर कम होगा और ऑफलाइन कंडक्ट कराने के सिचुएशन में सीबीएसई होगा, तभी वो अपना रिजल्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि रिजल्ट कैसे तैयार हो रहा है, पॉलिसी सही है या नहीं है, आपको किस सब्जेक्ट में अधिकतम कितना मार्क्स मिलने जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि आप अब घर बैठे इस वीडियो को देखने के बाद अपना रिजल्ट खुद बना सकते हैं और बोर्ड का रिजल्ट आने से पहले आप अपना रिजल्ट पता कर सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स मिलने जा रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। आइए देखते हैं शेड्यूल। तो रिजल्ट तैयार करने का शेड्यूल क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिजल्ट तैयार करने का काम स्कूल और बोर्ड दोनों मिलकर करती है। तो स्कूल को कौन से काम करने हैं और बोर्ड को कौन कौन से काम करने हैं और वो काम किस डेट तक पूरा हो जाना चाहिए। तो 23 जून तक जो काम होने हैं उसमें है सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी बाय स्कूल, यानी 23 जून तक रिजल्ट कमेटी बना लेनी होगी। यानी एक रिजल्ट कमेटी बनेगी और वही ये रोड मैप तैयार करेगी कि रिजल्ट कैसे बनेगा। तो वो कमेटी कैसे बनेगी, कौन कौन से मेंबर होंगे, तो इस पर हम बाद में फिर से चर्चा करेंगे। उसके बाद है टू नोट सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय द स्कूल। 3rd नंबर में है 23 जून तक जो काम करना है उसमें है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इफ चेंज देयर सब्जेक्ट इन क्लास 12 विथ अप्रूवल ऑफ द सीबीएसई। अब क्लास 11 से क्लास 12 में जाने पर यदि कोई बच्चा अपना स्ट्रीम चेंज कर लेता है तो वैसे बच्चों को कैसे मार्क्स 11 का वेटेज कैसे मिलेगा, तो इस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्क्स ऑफ क्लास 10 इफ ए स्टूडेंट हैज़ पास्ड क्लास 10 फ्रॉम बोर्ड अदर देन सीबीएसई। अब कोई बच्चा मान लीजिए कि दूसरे बोर्ड में था, क्लास 10 में, क्लास 10 दूसरे बोर्ड से पास किया है और क्लास 12 सीबीएसई से किया है, तो स्कूल्स को उसका मार्क्स कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद
availability of the marks of class 11 if a student has passed class 11 from any other school। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा 11 में कहीं और पढ़ रहा था और ट्रांसफ़र हो करके किसी और स्कूल में चला गया है, तो वैसे बच्चों का भी मार्क्स कलेक्ट कर लेना होगा 23 जून तक। 30 जून तक रिजल्ट कमेटी को एक और काम करनी है, फाइनलाइजेशन ऑफ द रोड मैप एंड शेड्यूल बाय द कमिटी। यानी कमिटी जो है रोड मैप तैयार करेगी और फाइनलाइज करेगी शेड्यूल को कि किस डेट तक कौन से काम को कर लेना है। 15 जुलाई तक रिजल्ट कमेटी को और 2 काम कर लेने हैं। पहला है फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट आफ्टर मॉडरेशन एंड चेकिंग बाय स्कूल। यानी मॉडरेशन के बाद रिजल्ट फाइनलाइज होगी और उसको कमेटी फिर से चेक करेगी और 15 जुलाई तक उसको बोर्ड लिंक जो प्रोवाइड कराएगी उस पर अपलोड भी कर देना है। अपलोडिंग ऑफ मार्क्स ऑन बोर्ड लिंक बाय 15 जुलाई 2021। ये सारे काम स्कूल को 15 जुलाई तक कर लेने हैं। अब देखते हैं कि बोर्ड का क्या काम है। तो 28 जून तक बोर्ड को जो काम करना है वो है प्रोविज़न ऑफ सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स बाय CBSE। तो ये काम 28 जून तक करना है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल फॉर अपलोडिंग ऑफ मार्क्स 8 जुलाई तक ये काम करना है। यानी 8 जुलाई तक CBSE पोर्टल उपलब्ध करा देगी स्कूल्स को जिस पर मार्क्स अपलोड होगा। और 31 जुलाई को डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय CBSE, यानी 31 जुलाई को आपका रिजल्ट आपके हाथों में होगा। क्लास 10, 11, 12 में जो आपको मार्क्स मिला है उसका कितना वेटेज क्लास 12th के रिजल्ट प्रिपरेशन में दिया जाएगा। ये बात तो अब सब लोग जानते होंगे कि क्लास 10 का 30%, क्लास 11 का 30% और क्लास 12th का 40% मार्क्स वेटेज के तौर पर दिया जाएगा। तो कौन से मार्क्स का? तो सबसे पहले यही सवाल है कि कौन से मार्क्स का 40% कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि मार्क्स बेस्ड ऑन यूनिट टेस्ट ऑब्लिक मिड टर्म ऑब्लिक प्री बोर्ड एग्ज़ाम। तो या तो कोई यूनिट टेस्ट हो सकता है, यूनिट टेस्ट स्कूल कंडक्ट कराई होगी, या नहीं तो मिड टर्म को आधार माना जाएगा, या नहीं तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम को आधार माना जाएगा और उसका 40% कैलकुलेट किया जाएगा। या कोई कोई स्कूल ये भी कर सकती है कि यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड का अलग अलग वेटेज दे करके उसका 40% निकाल करके आपको मार्क्स दे। तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर स्कूल यही करेगी कि प्री बोर्ड का एग्ज़ाम में जो आपको मार्क्स मिला है उसी का 40% आपको देगी। उसके बाद क्लास 11 में 30% जो मार्क्स 30% जो वेटेज दिया जा रहा है वो किस मार्क्स का होगा? तो फाइनल में जो आपको मार्क्स मिला है थ्योरी में, फाइनल में थ्योरी में जो आप डिफरेंट सब्जेक्ट में जितना जितना मार्क्स आपको मिला होगा उसका 30% आपको मिलेगा। वहीं क्लास 10 में जो 30% वेटेज दिया जा रहा है वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स बेस्ड ऑन एवरेज थ्योरी कंपोनेंट ऑफ बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स आउट ऑफ मेन 5 सब्जेक्ट। तो इसके बारे में हम डिटेल से बताने वाले हैं और आप लोगों को कैलकुलेट करके बताने वाले हैं कि आपको कितने कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास 10 के किसी स्टूडेंट्स का हमने मार्क्स स्लिप लिया है। 5 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट मैंने लिया है। उस सब्जेक्ट में इसको मैथ्स में 72 मार्क्स है, साइंस में 70 है, SST में 75 है, इंग्लिश में 78 है और हिंदी में 70 है। तो अब हम आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि क्लास 10 का कितना मार्क्स क्लास 12th में ऐड होगा, किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स ऐड होगा क्लास 10 का। यानी क्लास 10 का जो वेटेज 30% दिया जा रहा है वो कितना कन्वर्ट होके यहाँ इसमें क्लास 12th में मिलेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैथ्स में 72 है, साइंस में 70 है, SST में 75 है, इंग्लिश में 78 है और हिंदी में 70 है। तो स्टूडेंट्स आपको करना कुछ नहीं है, बस आप अपना मार्क्स निकाल लीजिए मार्कशीट और जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाइए, आप अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लेंगे।
तो सबसे पहले आपको चूज करना है कि आपको बेस्ट 3 सब्जेक्ट, बेस्ट 3 सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि जिस भी 3 सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिला है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 78 सबसे ज़्यादा है, तो 78 मार्क्स ले लेंगे। उससे कम 75 है तो 75 लेंगे, और उससे कम 72 है मैथ में तो वो ले लेंगे, 70 वाले को हटा देंगे। तो हम ये मार्क्स 72, 75 और 78, ये बेस्ट 3 सब्जेक्ट हुआ। इसको क्या करना है, एवरेज निकाल देना है। तो एवरेज आप निकालना जानते होंगे, बेस्ट 3 का, बेस्ट 3 सब्जेक्ट का एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट, ये आप निकाल लीजिए। यहाँ पे मैथ है, एसएसटी है और इंग्लिश है। जनरली इसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो हमने लिया है। और यदि साइंस में है तो आप साइंस वाला नंबर लेंगे। यदि आपका हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स है तो हिंदी वाला चूज करेंगे, लेकिन बेस्ट 3 करेंगे। ठीक है, यही नहीं होगा जो हम ले रहे हैं, वही नहीं होगा आपके मार्क्स शीट में। तो आपका बेस्ट 3 सब्जेक्ट कोई और भी हो सकता है, तो उसका आप एवरेज निकालिए। तो एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 78 प्लस 75 प्लस 72, उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो बेस्ट 3 सब्जेक्ट का नंबर चूज कीजिए, उसको प्लस कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, और 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 75, और 75 का 30% यानी 10 का जो है 30% वेटेज दिया जाएगा क्लास 12 में। तो 75 का 30% निकाल लीजिए। तो 30% ऑफ 75, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप क्या कीजिए, 75 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 75 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये निकल के आएगा 22.5, और यही 22.5 आपको जो 12th का जो रिजल्ट बनेगा उसमें सभी सब्जेक्ट में मिलेगा। यानी आपको 22.5 मैथ में भी मिलेगा, फिजिक्स में भी इतना ही मिलेगा, केमिस्ट्री में भी इतना ही मिलेगा, बायो सीएस या हिंदी है जो भी है सब में आपको जिस भी सब्जेक्ट का या स्ट्रीम का स्टूडेंट है, चाहे वो आर्ट्स हो या साइंस हो, उसको ये 22.5 ही मेरे हिसाब से मिलेगा। आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए बेस्ट 3 सब्जेक्ट के हिसाब से, तो वही आपको सब्जेक्ट में मार्क्स मिलेंगे। तो 22.5 यहाँ पे मेरे हिसाब से सबको सभी सब्जेक्ट में मिल रहा है। अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके रखा है कि 72 प्रैक्टिकल का 20 तो 92। तो बहुत लोग सोचेंगे कि नहीं 92 का 30% कैलकुलेट करेंगे। नहीं, ये प्रैक्टिकल नंबर को ऐड नहीं करना थ्योरी में। यहाँ पे थ्योरी मार्क्स दिया जा रहा है, प्रैक्टिकल इसमें इंक्लूड नहीं करना। थ्योरी में जितना आया है उसका 30% कैलकुलेट करना, पहली बात। दूसरी बात है कि ये यहाँ पे टोटल से भी आपको कोई मतलब नहीं है, मैंने बस ऐसे ही लिखा था ताकि ये देखने में अच्छा लगे, आपको समझने में अच्छा हो कि 72 थ्योरी में आया, 20 का प्रैक्टिकल था तो 92 आ गया। अब ये जो 21.6 है वो क्या है, 72 का 30% है। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं 30% निकाल सकते हैं। जैसे 72 है तो 72 को आप 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 21.6 मिलेगा। और फिर इसमें जो बेस्ट 3 है, बेस्ट 3 उसको ऐड कर दीजिए और उसका एवरेज निकालिएगा तो भी 22.5 ही होगा। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप बेस्ट 3 सब्जेक्ट चूज कीजिए, उसको ऐड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, जो आएगा वही क्या होगा आपके 12th में जो भी सब्जेक्ट हैं, आप जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं, चाहे आप साइंस के हो, आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो, वही मार्क्स आपको मिलेगा। तो आपको पता चल गया कि क्लास 10 का कितना मार्क्स आपको मिल रहा है। अब देखते हैं क्लास 11 में आपको कितना मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे क्लास 11 का एक मार्कशीट है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को क्लास 11 में मैथ्स में 75 मार्क्स मिला है, फिजिक्स में 69 मिला है, केमिस्ट्री में 66 मिला है, बायो सीएस या हिंदी में 60 मिला है और इंग्लिश में 60 मिला है।
तो क्लास 11 में तो ये अच्छा परफॉर्मर का होता है, जैसा कि पहले हम बताएं कि क्लास 11 में उतना अच्छा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है कि मैथ्स में उसको 75 आउट ऑफ 80 मिला है। यहाँ पे सिर्फ थ्योरी का मार्क्स देखना है, प्रैक्टिकल नहीं देखना है। प्रैक्टिकल का मार्क्स ऐड ही नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको थ्योरी वाला पोर्शन देखना है कि थ्योरी में आपको कितना मार्क्स मिला है, यानी कि आउट ऑफ 80 आपको कितना मार्क्स मिला है, उसका 30% निकालिए और 30% निकाल करके आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए क्लास 12th में। यानी क्लास 11th का जिस भी सब्जेक्ट में आपको मार्क्स मिला है, जितना भी मिला है, उसका 30% निकालिए और यहाँ पे उसको भर दीजिए, फिलअप कर दीजिए। तो यहाँ पे मैथ्स में 75 है, तो चूंकि इसका 30% लेना है तो 22.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैथ में कितना आया, इसको 22.5 यहाँ पे फिर से मिल गया। अब फिजिक्स की बात है तो फिजिक्स में 69 मार्क्स लाए हैं आउट ऑफ 70, तो उनको कितना मिल गया 20.7। तो 20.7। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया, तो इसका सिंपल है, 30% ऑफ 75 निकालना है। 30% ऑफ 75, तो सीधा आपको 75 इंटू 0.3 कर देना है। जो भी मार्क्स मिला है आप 0.3 से मल्टीप्लाई कीजिए और वही मार्क्स आपको वेटेज के तौर पे क्लास 12th में मिलेगा। तो 75 इंटू 0.3 22.5 ही होगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 69 इंटू 0.3, फिर 66 इंटू 0.3, 60 इंटू 0.3, तो कितना हो गया 6 3 जा 18, तो 18 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको केमिस्ट्री में 19.8 मिल जाएगा। फिर आपको बायो CS हिंदी में 18 मिल जाएगा और इंग्लिश में भी आपको 18 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका 10 का 30% और 11 का 30% आ चुका है। तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को इको में थ्योरी पेपर में उसको 72 आया है, तो 72 का 30% निकालेंगे, तो 72 इंटू 0.3 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, तो 21.6 उसको मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, इको में 21.6। उसी तरह BST का आप कैलकुलेट कर लीजिए, मान लीजिए उसको 75 आया, तो 75 इंटू 0.3 कर दीजिए और ये कितना है 22.5, तो यहाँ पे 22.5 ये मिल जाएगा। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात है 12th का जो प्री बोर्ड है उसका 40% लेना। अब आप लोग क्लास 12th में जो आप प्री बोर्ड में मार्क्स पाए हैं वो निकालिए और कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितना मार्क्स मिल रहा है। तो जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है कि किसी स्टूडेंट्स को प्री बोर्ड में मैथ्स में 60 आया है, फिजिक्स में 66 आया है, केमिस्ट्री में 64 आया है, बायो CS हिंदी में 66 आया है, इंग्लिश में 64 आया है। तो ये तो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो प्री बोर्ड में इतना अच्छा मार्क्स लाते हैं। प्री बोर्ड में जनरली सभी बच्चों का कम ही मार्क्स आता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ये बोर्ड नहीं है, प्री बोर्ड है, तो उतना तैयार होकर के, उतना प्रिपेयर करके एग्जाम नहीं देते हैं। दूसरा टीचर्स लोग भी क्या करते हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं ताकि बच्चे पढ़े। तो यहाँ पे 60 का 40% आप कैलकुलेट कीजिए। 60 का 40% आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे करते हैं, 60 इंटू 0.4 कर दीजिए। 60 इंटू 0.4, ये 0.4 कहाँ से आता है, तो 40% आप निकालेंगे ना, तो 60 इंटू 40%, तो 40/100 होता है। तो 40/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.4 लिख सकते हैं, और इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 4 जा 24 हो गया, एक 0 भी बिठा दीजिए और यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, तो ये 24 हो जाएगा। उसी तरह 66 का 40%, तो 66 इंटू 0.4 कर दीजिए, यही आएगा 26.4। 64 का 40%, तो इसी मेथड से आप, यानी जो भी मार्क्स आपको मिले हैं जिस भी सब्जेक्ट में, उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे भर दीजिए, यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। तो मैथ्स में आपको मिल गया 24, थ्योरी में, फिजिक्स में मिल जाएगा 26.4, केमिस्ट्री में मिल जाएगा 25.6, बायो CS या हिंदी में आपको मिल जाएगा 26.4,
और इंग्लिश में मिल जाएगा 25.6। ये मार्क्स आपको थ्योरी पेपर के हो गए। अब प्रैक्टिकल की बात है, तो प्रैक्टिकल में मान लीजिए कि मैक्सिमम नंबर आपको स्कूल ने दे दिया। मैथ्स में आपको 20 में 20 मिल गया, 20 का प्रैक्टिकल होता है, 12th में हो चुका है स्कूल में, तो बहुत सारे स्कूल में हो चुका है, बहुत कंडक्ट भी करा रहे हैं, तो वो मैक्सिमम मार्क्स ही देते हैं। तो मान लेते हैं कि मैथ्स में सबको 20 मार्क्स मिल गया। फिजिक्स का 30 का होता है प्रैक्टिकल, तो 30 दे दीजिए, यहाँ भी 30 दे दीजिए, इसमें भी 30 दे दीजिए, और इसमें इंग्लिश का 20 होता है तो 20 दे दीजिए। अब इन सारे मार्क्स को ऐड कर दीजिए, इन सारे मार्क्स को ऐड कीजिए। 22.5 22.5 45 हो गया, 45 प्लस 24 प्लस 20, तो सबको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो ऐड करके आप देख लीजिए, ये शायद 89 आएगा, ये 45 हो गया और ये 44 हो गया, तो 45 प्लस 44 89 मार्क्स आपको मिलेंगे। यदि मेरे एग्जाम्पल के अनुसार मार्क्स आपको मिले हैं तो मैथ्स में उस स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिलेगा, 89 मार्क्स मिलेगा। तो क्लास 12th के मैथ्स में आपको 52 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिल सकता है, लेकिन यहाँ तो आपको 89 मिल रहा है, तो 52 मार्क्स कैसे से ज्यादा कैसे नहीं मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि मान लीजिए आप प्री बोर्ड में 80 मार्क्स ले आए, प्री बोर्ड में आप 80 मार्क्स ले आए, तो इसका 40% क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, 32 मार्क्स मिलेगा। अब 32 आपको किस में मिला है, थ्योरी में मिला है, और 20 आपको किस में मिला है, प्रैक्टिकल में मिला है। तो क्लास 12th में आपको कितना मार्क्स मिला, क्लास 12th का मार्क्स कितना मिला, 32 प्लस 20 यानी 52 मार्क्स ही तो मिला। यदि मैक्सिमम आप 80 मार्क्स लाते हैं प्री बोर्ड में, तो आपको 32 मार्क्स ऐड होगा, और प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स ऐड करेंगे तो 52 ही तो होगा। ये जो 48 मार्क्स है या ये जो मार्क्स होगा, ये तो आपको 10 और 11 का मार्क्स दिया जा रहा है। 12th का मार्क्स तो आपको मैक्सिमम 52 ही मिल रहा है। इस केस में कितना मिल रहा था, 24 और 20 मिल रहा था, यानी कि 44 मिल रहा था। लेकिन मैक्सिमम जिसको 80 आउट ऑफ 80 मिला है, तो उसको 52 मार्क्स क्लास 12th में मिलेगा, यानी कि क्लास 12th का जो एक्चुअल मार्क्स है आपका 52 ही होगा, यदि आप 80 आउट ऑफ 80 उठाते हैं तो इस तरीके से आप डिफरेंट सब्जेक्ट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इको का है, तो आप देखिए कि आपको प्री बोर्ड में कितना मार्क्स आया है। मान लीजिए कि 60 मार्क्स मिला है, तो इसको 0.4 से मल्टीप्लाई कीजिए, और इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 24। ये 24 मार्क्स यहाँ पे ऐड कर दीजिए, और प्लस प्रैक्टिकल में आपको मान लीजिए कि फुल मार्क्स मिलता है, 20 का होता है, तो 20 ऐड कर दीजिए, और सबको ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, वही आपका एक्चुअल मार्क्स आने वाला है।